हेलो दोस्तों, एसपी सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ नर्सिंग में जो अपने आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। ठीक है, जो आने वाले फ्यूचर्स जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उनमें आपके लिए जो बेनिफिशियल साबित होंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। ठीक है, इमेज को देखिए और इमेज को पहचानिए कि इस इमेज किसका है। तो देखिए, इसमें आपको इमेज दिखाई दे रही है। ठीक है, इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में देखेंगे तो आपको दिखेगा ये क्या है, जो एक्सटर्नल पेसमेकर यूनिट जो होती है, ये क्या है, एक्सटर्नल पेसमेकर। एक देखा आपको एक वायर दिखाई दे रहा होगा। ये वायर अटैच किस में होता है, जो इंटरनल पेसमेकर जो होता है कार्डियक पेशेंट में हम यूज़ करते हैं, इंटरनल पेसमेकर से अटैच होता है। ठीक है, और जो बाहर आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें पल्स एटी, ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है इसके पैरामीटर्स हैं जो इसमें शो होता है। इसको इंटरनल पेसमेकर से अटैच करके आप जो पेशेंट का जो कार्डिक रिदम है, उसका जो कार्डिक जो हार्ट रेट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कम हो रहा है तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल कार्डियक पेसमेकर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हेन ए डॉग इज़ रनिंग बिहाइंड द पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन द बॉडी ऑफ पर्सन एक्सेप्ट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बता रहा है कि जब आप फियर फाइट फ्लाइट वाली कंडीशन में होते हैं तो आपकी बॉडी में 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं पहले। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ऑप्शन बी है पुपिल डायलेशन, ऑप्शन सी है इंक्रीज सेलावेशन, ऑप्शन डी है इंक्रीज मसल टेंशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए के बारे में पहले बात कर ले। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना। ठीक है, तो जब भी अपनी बॉडी में स्ट्रेस कंडीशन होती है, ठीक है, तो जो बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो लीवर में स्टोरेज है ग्लाइकोजन वो ब्रेकडाउन होगा, उससे ग्लूकोज बनेगा और वो अपनी बॉडी के एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा। इसलिए ऑप्शन ए तो राइट है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ऑप्शन बी है पुपिल डायलेशन। ठीक है, तो जब भी आप कभी स्ट्रेस वाली कंडीशंस में होते हो, जब आपको मतलब ज़्यादा फोकस करना होता है, ठीक है, तो आपकी पुपिल्स डायलेट हो जाती है। आपने देखा होगा ये चीज़। लेकिन ऑप्शन सी जो है इंक्रीज सलाइवेशन। ठीक है, तो जब आप नोटिस किया होगा, जब भी आप रनिंग करते हो, स्ट्रेस की कंडीशन में होते हो, रनिंग कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपका जो मुंह सूख जाता है। क्यों सूख जाता है, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, ठीक है, तो जीआई सिस्टम का जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो जो बॉडी में जो सीक्रेशंस होते हैं, जीआई सीक्रेशंस जो होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी है इंक्रीज मसल टेंशन। जब भी आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो मसल टेंशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो आपकी बॉडी के जो जीआई सिस्टम है, जो उसका जो ब्लड है वो जो स्केलेटल मसल्स जो है उनकी तरफ पुलिंग हो जाएगा, इससे मसल टेंशन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इसलिए ये देखने को मिलेगा। तो कौन कौन सा होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा, पुपिल्स डायलेशन होगा और मसल टेंशन भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन जो सेलाइवेशन है वो डिक्रीज़ होगा, ना कि इंक्रीज़ होगा। ठीक है, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्यूरिंग फियर फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स इन द बॉडी। ठीक है, तो देखिए आप, जो पहले बार सेकंड नंबर जो अपना क्वेश्चन था इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक है, ठीक है, और इसमें देखिए आप, जब भी आप स्ट्रेस वाली कंडीशन में होते हो, फियर फाइट फ्लाइट कंडीशन में होते हो, तो आपकी बॉडी में जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा प्रोसेस नहीं होता है, और ठीक है, और जो कौन सा होता है। ठीक है, तो आप देखिए पहला ऑप्शन देखिए ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन बी है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन सी है ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अब तो होगा नहीं इसका आंसर। ठीक है, पहला ऑप्शन है ग्लाइकोजेनेसिस। तो जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में होती है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, ना कि ग्लाइकोजेनेसिस होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का बनना किससे, जो भी अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है उनसे ग्लूकोज का बनना, जैसे फैट से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट प्रोटीन और जो फैट जो होते हैं उनसे बनना। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसका आपको नाम बताना है। ठीक है, इसका नाम है मेगाले फोर्सेप। क्या नाम है इसका, मेगाले मेगिले फोर्सेप। ठीक है, यह है मेगिले फोर्सेप। तो इसका यूज़ पूछे तो यूज़ क्या होता है, जब भी आप किसी का ट्रेकेस्टोमी करते हैं या ट्रेकिल डायलेशन करते हैं तो उसमें ये मेगिले फोर्सेप
यूज़ किया जाता है, या किसी सब्सटेंस को आपको जब जो थोरेक्स जो अपना जो थ्रोट होता है, थ्रोट की सर्जरी के दौरान किसी सब्सटेंस को पकड़ने के लिए भी इसका ग्रास्प करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, मैगेली फोर्सेप कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए क्लाइंट इज़ एडमिटेड इन द इमरजेंसी वार्ड विद चेस्ट ट्रोमा एंड राइट लोअर लेग फ्रैक्चर। ठीक है, एक क्लाइंट है जो इमरजेंसी वार्ड में एडमिट हुआ है, जिसको चेस्ट ट्रोमा है और राइट लोअर लेग फ्रैक्चर है। ठीक है, पेशेंट इज़ हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल, पेशेंट जो है अनस्टेबल है उसको, लेकिन उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। डॉक्टर ऑर्डर्स फॉर इंटूबेशन, डॉक्टर ऑर्डर करता है इंटूबेशन, इंटूबेशन मतलब उसको 80 ट्यूब लगाना है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन विल बी गिवन टू क्लाइंट फॉर इंटूबेशन प्रोसीजर। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब भी इंटूबेशन प्रोसीजर होता है तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन नर्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं स्निफिंग पोजीशन, ऑप्शन बी है हेड टिल्ट फॉरवर्ड एंड लिफ्ट द चिन, ऑप्शन सी है एलिवेट द हेड एंड ऑफ द क्लाइंट, ऑप्शन डी है रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर जो होगा ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, स्निफिंग पोजीशन, मतलब हाइपर एक्सटेंशन ऑफ जो नेक जो है, नेक का आपको इसमें हाइपर एक्सटेंशन करना है। ठीक है, ये पोजीशन इसमें यूज़ किया जाता है। हेड टिल्ट फॉरवर्ड एंड लिफ्ट द चिन, इसका कोई इसमें यूज़ नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए स्लीपिंग पोजीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग केयर शुड बी इंक्लूडेड विद ए पेशेंट हु हैज़ मैच्योर आर्ट्रियोवेनस फिस्टूला। ठीक है, एक्सेप्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मतलब इसमें से क्या है, 3 चीज़ें आर्ट्रियोवेनस फिस्टूला के बारे में सही है और एक चीज़ गलत है। ठीक है, तो कौन सी चीज़ गलत है अपन को आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में, पाल्पेट द साइट टू आइडेंटिफाई ए थ्रिल साउंड। ठीक है, ऑप्शन बी है ऑस्कल्टेट फॉर ए ब्रूट साउंड, ऑप्शन सी है इरिगेट विद द सलाइन टू मेंटेन पेटेंसी, ऑप्शन डी है अवॉइड ड्राइविंग ब्लड फ्रॉम द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा आर्टेरियोवेनस फिस्टूला क्यों बनाया जाता है, जब भी किसी का डायलिसिस किया जाता है तो एवी फिस्टूला बनाया जाता है। ठीक है, एवी फिस्टूला की खास बात यह है कि आपको जब उसको पाल्पेट करोगे तो आपको एक थ्रिल साउंड सुनाई देगी, ये बात सही। ठीक है, ऑप्शन भी है ऑस्कल्टेड फॉर ए ब्रूट साउंड, बिल्कुल ब्रूट साउंड आपको देखने को मिलेगी, वहाँ डबल पल्स देखने को मिलेगी आपको। ऑप्शन डी है अवॉइड ड्राइविंग ब्लड फ्रॉम द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज़, बिल्कुल जब जिस भी हैंड में फिस्टूला बना हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप ब्लड सैंपल नहीं लेते हैं, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन जो ऑप्शन सी है इरिगेट विद द सेलाइन टू मेंटेन पेटेंसी, ठीक है, ये मतलब फिस्टूला जो है इंटरनली बनता है। ठीक है, अब जब आप उसकी पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए आप सेलाइन से कभी भी आप इसको इरिगेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी और डी तो इसके फेवर में है, लेकिन ऑप्शन जो सी है वो इसमें सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग्स इंडिकेट्स द नीड फॉर हीमोडायलिसिस फॉर ए पेशेंट हु हैज़ क्रोनिक रीनल फेलियर, मतलब कि एक पेशेंट है जिसको क्रोनिक रीनल फेलियर है। ठीक है, अब उसका हीमोडायलिसिस होगा। ठीक है, तो अपन किन किन चीज़ों में जो हीमोडायलिसिस होता है उसको ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है। ठीक है, कि मतलब पेशेंट में कौन सी जो रीडिंग है जब बढ़ेगी तब उसको आप डायलिसिस के लिए भेजेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन सी है एसाइटिस एंड ऑप्शन डी है हाइपरकैलेमिया। ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते, हाइपोटेंशन के लिए कभी भी हम हीमोडायलिसिस का यूज़ नहीं करते हैं, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में ये ट्रीटमेंट चॉइस नहीं होता है। और जो एसाइटिस होता है, एसाइटिस क्यों होता है, जब भी आपकी बॉडी में जो कुछ 2-3 प्रोटीन्स होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेंस होते हैं, तो एल्बुमिन्स जो होते हैं वो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो जब भी बॉडी में एल्बुमिन की कमी होगी तो एसाइटिस होगा। ठीक है, इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन हीमोडायलिसिस के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है हाइपरकैलेमिया, जब भी बॉडी में जब लीवर जो अपना रीनल फेलियर होता है तो बॉडी में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है, बॉडी में जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन। जब भी बॉडी में हाइपरकैलेमिया की कंडीशन होगी तो आप हीमोडायलिसिस कराएंगे, क्योंकि हाइपरकैलेमिया जो है वो अपने हार्ट, किडनी के लिए बिल्कुल, और हार्ट, किडनी, ब्रेन तीनों के लिए ही ये कंडीशन फैटल साबित होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ठीक है, विच पोजीशन इज़ बेस्ट फॉर द पेशेंट व्हेन इरिगेटिंग द कोलोस्टोमी। ठीक है, मतलब कौन सी पोजीशन इनमें से बेस्ट होगी जब आप किसी
पेशेंट का जो कोलोस्टोमी है, कोलोस्टोमी क्या है, कोलोन में एक आउट ओपनिंग बना देते हो, स्टोमा बना देते हो, उसको कहा जाता है कोलोस्टोमी। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे कौन सी पोजीशन बेस्ट होगी उसकी इरिगेशन के लिए। तो ऑप्शन ए है लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, ऑप्शन बी है सिटिंग ऑन द टॉयलेट, ऑप्शन सी है क्नीलिंग इन द बाथटब, ऑप्शन डी है स्टैंडिंग एट द सिंक। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है देखिए लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, इसका कोई मतलब वो हाँ हो सकता है ग्रेविटी के लिए आप यूज़ करो, लेकिन यहाँ ये अप्रोप्राइट पोजीशन नहीं होगी। क्लीनिंग इन द बाथटब ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी है स्टैंडिंग एट द सिंक, आप स्टैंडिंग पेशेंट को सिंक पर स्टैंड कर देंगे तो ये भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन बी है सिटिंग ऑन द टॉयलेट, ये बिल्कुल अप्रोप्राइट कंडीशन है, अप्रोप्राइट है इस कंडीशन में। कैसे? क्योंकि आप स्क्वाटिंग पोजीशन जो होती है, ठीक है, वो आपका जो रेक्टम एम्पटिंग के लिए बेस्ट पोजीशन होता है। ठीक है, इसलिए सिटिंग ऑन द टॉयलेट विल बी बेस्ट फॉर द इरिगेटिंग द कोलोस्टोमी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग टू ए पेशेंट, नर्स ऑब्टेन्स ए रेजिडुअल अमाउंट ऑफ 160 ml। ठीक है, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द नर्स टू टेक। मतलब एक नर्स है, ठीक है, जो एनजी ट्यूब से पेशेंट को फीडिंग करा रही है। ठीक है, उसने रेजिडुअल अमाउंट एक्सपायरेट किया तो उसे 160 ml मिला। ठीक है, 160 ml मिला, तो अब नर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है होल्ड द फीडिंग, ऑप्शन बी है री इंस्टिल द अमाउंट एंड कंटिन्यू विद द एडमिनिस्ट्रिंग द फीडिंग, ऑप्शन सी है प्रोवाइड राइट लेटरल पोजीशन टू द पेशेंट, ऑप्शन डी है डिस्कार्ड द रेजिडुअल अमाउंट एंड प्रोसीड विद एडमिनिस्टरिंग द फीडिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आप कि जब भी आप एनजी ट्यूब से किसी पेशेंट को फीडिंग देते हैं तो उसका रेजिडुअल अमाउंट चेक करते हैं। ठीक है, यदि वो 100 ml से अगर कम है, यदि 100 ml से कम है तो आप उसको रेंस्टिल करेंगे और जो फीडिंग है उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यदि आप देखेंगे यदि ये 100 ml से ज़्यादा है, 100 ml से यदि आपका जो रेजिडुअल अमाउंट ज़्यादा है तो आप फीडिंग को होल्ड करेंगे। ठीक है, फीडिंग को होल्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है होल्ड द फीडिंग इज़ विल बी राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, होल्ड द फीडिंग इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग्स शुड द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन असेसिंग ए पेशेंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म एक्सेप्ट। ये भी एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 3 चीज़ें हाइपरथायरॉयडिज्म के संबंध में होगी, लेकिन एक चीज़ है इसमें संबंध में ना होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इंक्रीज एपेटाइट, ऑप्शन बी है ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी है वेट लॉस, ऑप्शन डी है डायरिया। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब जो थायराइड ग्लैंड के जो सिक्रेशन से जो उसके हार्मोन है उनका बॉडी में लेवल इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म जब भी होता है तो बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट हमेशा उसमें इंक्रीज़ देखने को मिलता है। तो जब BMR इंक्रीज़ होगा तो आपका एपेटाइट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, एपेटाइट इंक्रीज़ होगा इसलिए ये राइट होगा। ठीक है, और आप जब भी एपेटाइट इंक्रीज़ होगा और BMR बढ़ेगा तो वेट लॉस होगा। ठीक है, वेट लॉस और डायरिया भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, ना कि ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए एपेटाइट इंक्रीज एपेटाइट, ऑप्शन सी वेट लॉस, ऑप्शन डी डायरिया, ये तो इसके संबंध में है। लेकिन जो ऑप्शन सी है वेट लॉस इसके ऑप्शन सी है वेट लॉस, ऑप्शन डी है डायरिया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी जो ब्रेडिकार्डिया है ये इसके संबंध में नहीं है, यहाँ पर टेकिकार्डिया होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए, आफ्टर लैरिंजेक्टोमी ए क्लाइंट इज़ कंसर्न्ड अबाउट इम्प्रूविंग द एबिलिटी टू कम्युनिकेट। ठीक है, व्हाट टॉपिक्स शुड द नर्स इंक्लूड इन टीचिंग प्लान फॉर द क्लाइंट। मतलब एक पेशेंट है, क्लाइंट है जिसका लैरिंजेक्टोमी हुआ है, मतलब लैरिंक्स उसका रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो मतलब वो अब बोल नहीं सकता, तो उसको नर्स इन ऑप्शंस में से क्या टीचिंग कराएगी ताकि वो बोल सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए है साइन लैंग्वेज, ऑप्शन बी है बॉडी लैंग्वेज, ऑप्शन सी है इसोफेजियल स्पीच, ऑप्शन डी है कंप्यूटर जनरेटेड स्पीच। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, साइन लैंग्वेज विल बी, ऑप्शन ए के बारे में बात करें अपन साइन लैंग्वेज, तो साइन लैंग्वेज जो होती है ईजिली सभी लोगों के लिए समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब ईजिली अंडरस्टेबल नहीं होती है। ऑप्शन बी है बॉडी लैंग्वेज, ये भी ईजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है। ऑप्शन डी है कंप्यूटर जनरेटेड स्पीच,
इसका ये कोई मतलब इससे रिलेशन इसका नहीं है, ठीक है। इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन तो अलग हो गए, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए आप, इसोफेजल स्पीच, ठीक है। तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब भी पेशेंट का लेरिंजेक्टमी होता है तो उसे इसोफेजल स्पीच के लिए आप नर्स इंक्रीज़ करेगी ताकि वो इसोफेगस का यूज़ करके और स्पीच जनरेट करे, ठीक है, ताकि वो बोल पाए, ठीक है, स्पीकिंग कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। आपको एक इमेज दिखाई गई है, तो इसमें इमेज को आपको पहचानना है और उसका यूज़ बताना है, ठीक है। देखिए इमेज को, ऑप्शन ए है ट्रोकर, ऑप्शन बी टॉय निडल, ऑप्शन सी है एपिड्यूरल कैथेटर, ऑप्शन डी है मिल्कर फोर्सेप, ठीक है। तो देखिए इस पर एक स्केल भी बना हुआ है, ठीक है। जो तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा टॉय निडल, ठीक है। ये क्या है, टॉय निडल, ठीक है। जब भी किसी का एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तब टॉय निडल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ओके। ये तो इसमें आंसर क्या होगा, बी, ऑप्शन बी इज़ राइट, टॉय निडल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर एक्सेप्ट, ठीक है। ऑप्शन ए है स्ट्रोक, ऑप्शन बी है सीजर्स, ऑप्शन सी है न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ऑप्शन सी है डी है कुशिंग अल्सर। तो ये जो क्वेश्चन है वो इंक्रीज आईसीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। इंक्रीज आईसीपी, जब भी हेड इंजरी होता है तो आईसीपी देखने को मिलता है। नॉर्मल आईसीपी कितना होता है, आपको कोई पूछे, ठीक है, तो 0 to 15 mm ऑफ Hg इज़ अ नॉर्मल आईसीपी, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि जब भी बॉडी में आईसीपी इंक्रीज हो जाता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए स्ट्रोक देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी सीजर्स, ऑप्शन सी है न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ऑप्शन डी है कुशिंग अल्सर, ठीक है। तो जो इसके कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं वो है स्ट्रोक है, सीजर्स है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ये तीनों ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कौन सा देखने को नहीं मिलता है, तो जो कुशिंग अल्सर है वो देखने को नहीं मिलता है, जबकि कुशिंग ट्राइड देखने को मिलता है, ठीक है। कुशिंग अल्सर का रिलेशन जो है वो जीआई सिस्टम से है, जब बॉडी में एचसीएल का सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है तब कुशिंग अल्सर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें कुशिंग ट्राइड देखने को मिलता है। कुशिंग ट्राइड का मतलब है इंक्रीज बीपी का इंक्रीज हो जाना, ब्रेडिकार्डिया हो जाना, ठीक है, और डिस्निया देखने को मिलता है, वो है कुशिंग ट्राइड, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा, कुशिंग अल्सर इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद द चेस्ट ट्रोमा एंड डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोथोराक्स, ठीक है। ए चेस्ट ट्यूब इज इंसर्टेड, बट व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ दिस ट्यूब। एक क्लाइंट है जिसको चेस्ट ट्रोमा है और उसको न्यूमोथोरैक्स मतलब न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। थोरैक्स मतलब थोरैक्स पार्ट, न्यूमो मतलब हवा, मतलब थोरैक्स में हवा फिल हो गई है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये उसमें एक चेस्ट ट्यूब डाला गया है पेशेंट में, तो इस चेस्ट ट्यूब का पर्पज़ क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस ट्यूब। तो ऑप्शन ए है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है टू प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ लंग स्कार टिश्यू, ऑप्शन सी है टू इंसर्ट एंटीबायोटिक इन प्लूरल स्पेस, ऑप्शन डी है टू रिमूव एयर इन फ्लूइड्स, ठीक है। सीधा राइट क्वेश्चन है कि आप जब भी किसी को चेस्ट ट्रोमा हुआ उसको आप अगर चेस्ट ट्यूब डाल रहे हो तो उसके पर्पज़ होते हैं या तो आप उसको एयर आपको रिमूव करना है या फ्लूइड रिमूव करना है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। कभी भी आप ऑक्सीजन के एडमिशन के लिए या फिर लंग स्कार टिश्यू के जो फॉर्मेशन है उसको प्रमोट करने के लिए या फिर कोई एंटीबायोटिक देने के लिए कभी भी इस मेथड का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, जो चेस्ट ट्यूब होगी वो फ्लूइड और एयर को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाएगी, ठीक है। इसलिए आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक एंड शेयर कीजिए एसपी सर यूट्यूब चैनल को, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, थैंक यू सो मच।